नमस्कार, हिमाचल खबरनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं कैलाश वर्मा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। राजधानी शिमला सहित प्रदेश भर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दिए और सख्ती के संकेत। टीएमसी नेता के अमर्यादित बयान पर बीजेपी में रोष, राष्ट्रपति को कार्रवाई के लिए सौंपा ज्ञापन। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भारतीय संविधान के निर्माता और भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनकी 130वीं जयंती पर शिमला के अंबेडकर चौक पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। राज्यपाल ने इस अवसर पर कहा कि भारतीय संविधान के वास्तुकार होने के अतिरिक्त डॉक्टर अंबेडकर ने लोगों को सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए निर्बाध रूप से काम किया और गरीबों, शोषित और निम्न वर्गीय उत्थान के लिए अपना जीवन समर्पित किया। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने अपना पूरा जीवन जातिवाद की कुप्रथा के खिलाफ एक आंदोलन का नेतृत्व कर इस सामाजिक बुराई को समाप्त करने के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय समाज के वर्गीकरण संरचनाओं को बदलने, छुआछूत के उन्मूलन और निम्न वर्गों के लिए समान अधिकारों और न्याय की बहाली के लिए अथक प्रयास किए। देश भर में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर शिमला के चौड़ा मैदान स्थित अंबेडकर चौक पर भी उनकी प्रतिमा पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पुष्पांजलि अर्पित की। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि गरीब परिवार में जन्म लेने के बावजूद गरीबी बाबा साहिब के आड़े नहीं आई। उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की और महान नेता बने। उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया और दलित पिछड़े वर्ग के लिए भी उनका संघर्ष जारी रहा। राज्यपाल ने कहा कि संविधान निर्माता ने प्रत्येक वर्ग के लिए सामाजिक और आर्थिक न्याय देने का प्रयास किया। उन्होंने ऐसे संविधान का निर्माण किया जिससे समाज में सभी वर्गों के लिए समान अवसर मिल सके। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों पर राज्यपाल ने कहा कि हम सभी को संवेदनशील होने की आवश्यकता है। सभी को कोविड वैक्सीन लगानी चाहिए, मास्क पहनना चाहिए और जारी दिशा निर्देशों का पालन भी करना चाहिए, जिससे कोरोना के खिलाफ हम मजबूती से जंग जीत सकें। बाबा साहेब अम्बेडकर बहुत गरीब और दलित परिवार में जन्म लेने के बावजूद भी उन्होंने देश में सबसे बड़ा एक महान नेता बने। इसलिए उनकी जो शिक्षा थी, शिक्षा ने जो है उन्होंने 3 डॉक्टरेट्स जो है प्राप्त करे, ऐसा महान नेता थे। उनकी शिक्षा के लिए गरीबी कभी आड़ में नहीं आई। गरीबी में भी उन्होंने अपना जीवन में संघर्ष किया और सारे देश के जितने भी जो डिप्रेस्ड लोग हैं, दलित है, पिछड़े हुए लोग हैं, महिला है, ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघर्ष किया है और देश की एक बहुत बड़ा देन उन्होंने अपने को दिया है। वो है हमारा संविधान। हमारा संविधान का निर्माता भी है और उन्होंने बहुत से विषयों पर छूत, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, ऐसे विषयों को उन्होंने न्याय दिया है। आज SC, ST या OBC वर्गों को आज जो भी रिजर्वेशंस अगर प्राप्त हुए वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का देन है। तो इसलिए उनको श्रद्धांजलि देना और आज हमारी युवा पीढ़ी छूआछूत को और वैसे ही जात पात को दूर रखते हुए अपनी देश की उन्नति के लिए हम शिक्षा का माध्यम बहुत बढ़ाना चाहिए। और वैसे ही आज इस बढ़ती हुई दौर में कोरोना का, इसका भी जो है वो संवेदनशील रहना चाहिए। इसमें मास्क पहनना, सामाजिक दूर रहना और शुद्धता से रहना
और वैसे ही जो है हर व्यक्ति जो है टीका लेना चाहिए। टीका लेकर इस महामारी से पहले जैसे हमने लड़ाई में हमने जो जीता, इस दूसरी बारी की लड़ाई में भी बराबर हम जीतना चाहिए। विशेष करके हिमाचल प्रदेश वासियों से मैं प्रार्थना करता हूँ इस लड़ाई में बहुत अच्छा सतर्क रहे। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि भारत की आजादी के बाद भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माण का दायित्व सौंपा गया था। अंबेडकर ने जीवन में संघर्ष के बावजूद अनुभव के आधार पर पिछड़े वर्ग को संवैधानिक दृष्टि से न्याय देने के लिए काम किया। उन्होंने कहा कि आज भी समाज के पिछड़े वर्ग के लिए काम करने की आवश्यकता है। आज उनकी जन्म जयंती है और मैं इस अवसर पर भीमराव अंबेडकर जी के समाज के लिए हर क्षेत्र में किए योगदान को स्मरण करता हूं और उनको श्रद्धांजलि देता हूं। भारत आज़ाद होने के पश्चात आगे बढ़कर के संवैधानिक परिधि में काम करने की दिशा में जब बढ़ रहा था तो भारत के संविधान के निर्माण में कौन लोग अपना योगदान दे, कौन इस सारे काम को करे, महत्वपूर्ण काम, कठिन काम था, मुश्किल काम था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को ये दायित्व सौंपा गया और उन्होंने बहुत बखूबी के साथ, क्योंकि अध्ययन उनका बहुत ज़्यादा था, अध्ययन से ज़्यादा उनका जीवन का अपना एक अनुभव था, क्योंकि गरीब परिवार में जन्म लेने के बाद और अनुसूचित जाति के परिवार में जन्म लेने के पश्चात बहुत सारी सामाजिक जो हमारी ऐसी परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों के दौर में से गुजर करके जीवन में बहुत कुछ सीखा था। इसलिए उन्हें हमेशा इस लड़ाई को लड़ा कि गरीब का भला कैसे हो, वो संविधान के दायरे में उसकी मदद कैसे हो सकती है। हमारे ऐसी जातियां जो पिछड़ी हुई हैं, जिनके लिए बहुत काम करने की ज़रूरत है, मदद करने की ज़रूरत है, उनको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, उस दृष्टि से उनके लिए हम संवैधानिक दृष्टि से क्या प्रावधान जोड़ सकते हैं जिसके माध्यम से वो आगे बढ़ कर के काम कर सके। ऐसी परिस्थिति में भारत का संविधान का निर्माण हुआ और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को आज हम संविधान निर्माता के रूप में भी जानते हैं। आज भी हम इस बात से सहमत हैं, बहुत सारी चीज़ें अच्छी हुई, आगे बढ़कर के समाज हर क्षेत्र में काम कर रहा है, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जहां सामाजिक कुरीतियां, समाज में अभी तक जो विषमताएं हैं और जाति की बातें अगर हम कहते हैं तो उन सारी बातों को अभी भी बहुत ज़्यादा जो है वो ठीक करने की आवश्यकता है। तो आज के इस अवसर पर मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के इस जन्म जयंती पर जहां मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं, वहां यही कहना चाहूँगा कि समाज में आज भी पिछड़े वर्ग के लिए, पिछड़ी जाति के लिए, पिछड़े समाज के लिए काम करने की बहुत सारी आवश्यकताएं अभी भी अनुभव करते हैं। संवैधानिक अधिकार के तहत जो चीज़ें की जा रही है वो की जा रही हैं, लेकिन सामाजिक तौर पर हम सब लोगों को उसको आगे बढ़ करके काम करना है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में सरकार और सख्त निर्णय भी ले सकती है, लेकिन बंदिशें ही कोविड का समाधान नहीं है। उन्होंने कहा कि सभी को कोविड नियमों का पालन करना चाहिए। बाहरी राज्यों के पर्यटकों के हिमाचल आगमन पर रोक को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन कारोबार से लाखों लोग जीवन यापन कर रहे हैं, ऐसे में रोक लगाना भी उचित नहीं होगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश की सीमाओं पर टूरिस्ट और अन्य लोगों को रोका नहीं जाएगा, बल्कि बाहरी लोगों की कोरोना रिपोर्ट की जांच और निगरानी के लिए होटल एसोसिएशन और होटल मालिकों को निर्देश दिए गए हैं। अभी तक जो है हमने एक एडवाइजरी जारी की है और ख़ासतौर से जो 7 प्रदेश जहां जो है ये वायरल लोड काफ़ी हैवी है, उन प्रदेशों के, लेकिन अब हम इस बात को भी देख रहे हैं कि वो 7 प्रदेश ही नहीं रह गए हैं, बहुत सारे अब पूरे देश भर में स्थिति लगभग एक जैसी बनती जा रही है, क्योंकि वायरस का स्प्रेड बहुत तेज़ी से हो रहा है, जो हम सब लोगों के लिए परेशानी का कारण है, चिंता का विषय है। ऐसे में कुछ चीज़ों को लेकर के हम बहुत जल्दी और भी कुछ निर्णय लेने वाले हैं, लेकिन फ़िलहाल हमने इतना ज़रूर किया है कि बंदिशें लगा करके ही समाधान होगा, ये भी संभव नहीं है। हमें प्रदेश की आर्थिकी को भी देखना है, गरीब आदमी की परिस्थितियों को भी देखना है। एक जो है हमारी हिमाचल प्रदेश की एक बहुत बड़ी जो हमारा जो टूरिज़्म सेक्टर है, उसके जो है वो
उस पर उसका प्रभाव क्या होगा, उसमें क्योंकि हज़ारों ने लाखों लोगों को रोज़गार उसके माध्यम से उपलब्ध हुआ है, उस सारी चीज़ पर भी आकलन करना, इन बातों को लेकर के विचार करेंगे। स्कूल कॉलेज ये सारे निर्णय हमने किए हैं, लेकिन फिर भी अभी की स्थिति में जो बहुत ज़रूरी है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि समाज का सहयोग जिस प्रकार से पिछले साल हमको जब कोरोना शुरू हुआ था उस वक्त जिस प्रकार से मिल रहा था हर बात को लेकर के, अभी भी मैं समाज से अपने प्रदेश की जनता से इसी बात के लिए आग्रह करूंगा कि बिल्कुल भी इस वायरस को हल्के में ना ले। ये वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है और पिछली साल की तुलना में मृत्यु दर में भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। ये चिंता का विषय है, इसको गंभीरता से लें। इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी के साथ साथ में ये मास्क पहनना और जो हमने जो गाइडलाइंस दी हैं उन सारी चीज़ों का पालन करें। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने संजौली के वाल्मीकि मंदिर में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समाज के निर्धन, दलित और शोषित वर्ग के अधिकार व उत्थान के लिए अहम भूमिका निभाई है। राष्ट्र निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसके लिए वह हमेशा याद रखे जाएंगे। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब का सामाजिक, आर्थिक व वैधानिक दृष्टिकोण एक सर्वसमावेशी समाज के निर्माण और उत्तम राष्ट्र संचालन की दिशा में समाज का मार्गदर्शन करता है। भारतीय संविधान के निर्माता ही नहीं वरन देश के दलित, शोषित और प्रताड़ित समाज की आवाज थी। और बाबा साहब सारी प्रताड़ना, शोषण के बावजूद इस भारत माता की भूमि से जुड़े हुए, रचे बसे हुए व्यक्ति थे। बहुत लोग इस प्रताड़ना के कारण, शोषण के कारण दूसरे जो है वो धर्म में चले जाते हैं, जो विदेशों में पैदा हुए धर्म है। लेकिन बाबा साहब उन महापुरुषों में से हैं जिन्होंने ये सब प्रकार के शोषण के बावजूद भी भारत में पैदा हुए धर्म को ही अंगीकार किया। उन्होंने धर्म परिवर्तन भी किया तो वो बौद्ध मत स्वीकार किया, जो इस भारत का ही एक धर्म है। और भगवान बुद्ध हिंदू धर्म के अवतारों में जो है वो गिने जाते हैं। मैं बाबा साहब अम्बेडकर के इस जन्म जयंती के अवसर पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस भारत माता की सेवा करने के लिए इस प्रकार के महान सपूतों को बार बार जो है वो इस धरती पर भेजते रहें, ताकि दुनिया, समाज और आम जन जो है वो उनसे प्रेरणा लेती रहे। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से नाहन में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती समरसता दिवस के रूप में मनाई गई। कार्यक्रम में स्थानीय विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल विशेष तौर पर मौजूद रहे। इस अवसर पर डॉक्टर बिंदल ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो समाज के पिछड़े वर्गों को साथ लेकर देश को विकास की राह पर आगे ले जाने का सपना देखा था, उस सपने को कार्यक्रम के माध्यम से मूर्त रूप देने का प्रयास किया जा रहा है। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर नाहन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान स्थानीय विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल मुख्य रूप से मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए स्थानीय विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल ने बताया कि कार्यक्रम के माध्यम से क्षेत्र की 135 महिलाओं को मुफ्त सिलाई मशीन वितरित की गई, जो कि समाज के जरूरतमंद पिछड़े वर्ग को साथ जोड़ने का ये एक प्रयास है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी महिलाओं को नीटिंग मशीनें और डोने पत्तल बनाने की मशीनें दी गई थी, ताकि महिलाएं घर बैठे स्वरोजगार से जुड़ सकें। उन्होंने कहा कि संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो समाज के पिछड़े वर्गों को साथ लेकर देश को विकास की राह पर आगे ले जाने का सपना देखा था, उस सपने को कार्यक्रम के माध्यम से मूर्त रूप देने का प्रयास किया जा रहा है। 135 बहनों को आज निःशुल्क सिलाई मशीन दी जा रही है। इसका तात्पर्य यह है, हम किसी ना किसी प्रकार से और अपना जो पिछड़ा हुआ, निर्धन, अभावग्रस्त वर्ग है, उसको मुख्य धारा में लाने के लिए उनको आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में आगे बढ़ाने का एक प्रयास है।
पहले भी अनेक बहनों को सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को नीटिंग की मशीनें दी गई। इसी प्रकार दोना पत्तन बनाने की मशीनें दी गई। हमारा लक्ष्य है कि हमारा समाज और सबको साथ लेकर के आगे बढ़े। जैसा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, उनके एक अलग प्रकार की सोच, अलग प्रकार की दिशा रही। मेरा समाज इकट्ठा हो, सब लोग एक साथ आगे बढ़ें। वो दलित वर्ग को आगे बढ़ा करके समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़ते हुए और देश के विकास के और इस प्रकार की कल्पना करते हुए आगे बढ़े। उसी कल्पना को मूर्त रूप प्रदान करते हुए आज नाहन के अंदर ये एक यज्ञ का आयोजन किया गया और मेरा मानना है इस प्रकार जहां इलाके के विकास की चिंता कर रहे हैं, वहां व्यक्ति की और अभावग्रस्त समाज की, दलित वर्ग की चिंता करते हुए आगे बढ़ने का एक सक्षम प्रयास। हमीरपुर के बड़सर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती मनाई गई। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष राजेंद्र जाट, विधायक इंद्रदत्त लखनपाल और कांग्रेस जिला प्रभारी आशीष शर्मा सहित पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया। इस दौरान बड़सर के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा और सरकार को हर मोर्चे पर विफल करार दिया। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा सरकार की विदाई होगी, जिसकी शुरुआत नगर निगम चुनाव से हो चुकी है। बड़सर विधानसभा क्षेत्र के विश्राम गृह में बड़सर कांग्रेस द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती मनाई गई। इस दौरान काफी संख्या में कांग्रेस नेताओं सहित कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। बड़सर के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल सहित अन्य नेताओं ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की और उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद किया। बड़सर के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने भाजपा सरकार को भ्रष्टाचार युक्त सरकार बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, लेकिन भाजपा जांच करवाने में पूरी तरह से असमर्थ है। उन्होंने कहा कि भाजपा से जनता का मोह भंग हो चुका है। आगामी विधानसभा चुनावों में भाजपा की रवानगी तय है। रिपोर्ट हमारे पास रोज आती है, कौन अधिकारी क्या कर रहा है, कौन इनका नेता क्या कर रहा है, कौन इनके जो पदाधिकारी हैं क्या कर रहे हैं, किससे पैसा ले रहे हैं, किसको प्रलोभन दिए जा रहे हैं। ये सारी बातें हमारे पास पहुंच रही हैं। ये भ्रष्टाचार मुक्त की बात करते हैं, इन्होंने तो भ्रष्टाचार की कोई सीमा ही नहीं रखी है। हर विभाग में इनकी भ्रष्टाचार हो रहा है। चाहे वो एग्रीकल्चर विभाग में ये जो हैंड बोर आते हैं इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, हॉर्टिकल्चर से जो बोर आते हैं उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, जो ट्रैक्टर आते हैं उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, जो इनके श्रम कल्याण बोर्ड से जो लोन दिए जाते हैं गरीब लोगों को उनसे पैसा लिया जा रहा है। कहाँ भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है? कौन सी इनकी जो पारदर्शिता है, कौन सा इनके पास सिस्टम है जिससे इन्होंने आज एक भी आदमी पकड़ा? तो ये जो है झूठ की सरकार, इसको उखाड़ने के लिए हमने पालमपुर और अपने यहाँ से सोलन से शुरुआत कर दी है। बाकी अब इनकी जो दिशा जो है उल्टी चल पड़ी है और आने वाला समय हमारा स्वर्णिम होगा। आप लोगों को लिए नई सरकार यहाँ पे कांग्रेस पार्टी की होगी इस प्रदेश के अंदर। ये चाहे जो मर्जी कर लें, ये जितना मर्जी पैसा बहा लें, जितनी मर्जी शराब बहा लें, जितने मर्जी बड़े बड़े होर्डिंग लगा लें, जनता का मोह भंग हो चुका है। वहीं जिला हमीरपुर कांग्रेस के प्रभारी आशीष शर्मा ने भी जयराम सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को हिमाचल में उनके काम के नाम से जाना जाता है, लेकिन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को पोस्टरों और तस्वीरों के मुख्यमंत्री के नाम से जाना जाता है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी युवाओं को रोजगार के साधन जुटाने में पूरी तरह से अक्षम रहे हैं। प्रेम कुमार धूमल जी तो उनको सड़कों का मुख्यमंत्री कहते हैं। हमारे जो मंडी से मुख्यमंत्री बने हैं इनको हम फोटो का मुख्यमंत्री कहते हैं, क्योंकि जहाँ जंगलात हो, कहीं पे भी हो, तो वहाँ पे आपको जयराम जी की फोटो देखने को मिलेगी। आज आप जानते हैं कि इस क्षेत्र को, हमीरपुर की मैं बात करूँ तो हमेशा से एक आपको पहले मुख्यमंत्री के रूप में व्यक्ति मिले और आज आपको केंद्र मंत्री के रूप में एक व्यक्ति यहाँ से मिले। वित्त मंत्रालय मिलना कोई आम बात नहीं, परंतु पंडित सुखराम जी भी जब केंद्र में मंत्री रहे तो भी आपको याद होगा एक समय कि पीसीओ के माध्यम से उन्होंने लोगों को रोजगार दिया। जब पंडित सुखराम जी की मैं बात करूं तो उनकी सोच हमेशा इस तरीके की रही कि जो व्यक्ति को मौका मिलता है उसका सदुपयोग कैसे किया जाए।
परंतु आज आप देखते हैं, मेरे को जानकारी नहीं हो सकती, आप बताइए अगर वित्त मंत्री बनने के बाद यहाँ पे कोई रोजगार मिला हो, क्योंकि पंडित सुखराम जी जब मंत्री थे तो पीसीओ उन्होंने ऐसे बांटे जैसे मिठाइयाँ होती है, कई लोगों ने अपने परिवार का पालन पोषण किया। आज आपको यहाँ पे वित्त मंत्री मिले तो क्या आपको रोजगार मिला? आज आपको मुख्यमंत्री हैं और मंत्रीगण हैं इनके, तो आज आप देखते हैं क्या यहाँ पर विकास हुआ कि नहीं, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह आप लोगों। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने 2 दिवसीय हिमाचल दौरे के पहले दिन सुजानपुर में नवनिर्मित दुकानों का लोकार्पण किया। इसके अलावा सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित अन्य कई कार्यक्रमों में भी हिस्सा लिया। इस दौरान पश्चिमी बंगाल के चुनाव पर प्रतिक्रिया देते हुए अनुराग ठाकुर ने दावा किया कि ममता बनर्जी को नंदीग्राम से भारी मतों के साथ हार का सामना करना पड़ेगा। यहाँ मीडिया से रूबरू उन्होंने कहा कि पश्चिमी बंगाल में केंद्रीय सुरक्षा बलों को ड्यूटी देने से रोका जा रहा है, उनके कार्य में हस्तक्षेप किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पश्चिमी बंगाल में भाजपा के पक्ष में लहर चल रही है, इससे स्पष्ट है कि वहां बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनेगी। अनुराग ठाकुर ने कहा कि असम में भी भाजपा सरकार रिपीट करने जा रही है और पुडुचेरी और तमिलनाडु में भाजपा की सरकार बनेगी। पश्चिम बंगाल में निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए चुनाव आयोग द्वारा लिए जा रहे निर्णय सही है और उनका स्वागत किया जाना चाहिए। ये शब्द केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के अपने प्रवास के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहे। उन्होंने कहा कि बंगाल के चुनाव में हत्या व हिंसा के लिए केवल तृणमूल कांग्रेस जिम्मेदार है और चुनावों में ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव हार रही है। मैं स्वागत करता हूं चुनाव आयोग ने जो निर्णय लिए, क्योंकि लोकतंत्र में चुनाव निष्पक्ष हो, हिंसा ना हो और बंगाल जिसको हत्या और हिंसा की राजधानी ममता बनर्जी ने और उनकी सरकार ने बना दिया था, भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं की जाने गई, उसकी दोषी कोई है तो तृणमूल कांग्रेस है। ये हत्या और हिंसा का दौर अब खत्म होने जा रहा है। अगर सुरक्षा बलों का घेराव करके उनको अपनी ड्यूटी करने से रोका जाए तो इससे पता चलता है कि वहाँ की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस किस तरह से छटपटा रही है। क्या बौखलाहट है, क्या घबराहट है? ये आहट है चुनाव हारने की, ये आहट है ममता बनर्जी के अपने चुनाव नंदीग्राम से हारने की, ये आहट है उसकी ओर कि तृणमूल कांग्रेस अब पश्चिम बंगाल से बाहर होने वाली है। वहीं देश में बढ़ रहे कोरोना के मामलों पर केंद्रीय राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोगों से मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना व हाथों को बार बार सैनिटाइज करने के साथ पात्र लोगों को टीकाकरण करवाने का आह्वान भी किया। भारत इकलौता देश है जहां पर 12 करोड़ से ज़्यादा की वैक्सीनेशन हो चुकी है। प्रतिदिन 30-35 लाख लोगों की वैक्सीनेशन हो रही है और ये मोदी सरकार ने संभव करवाया। राज्य की सरकारों को वैक्सीनेशन उपलब्ध करवाकर राज्यों के पास पर्याप्त वैक्सीन उपलब्ध करवाई गई है। आगे भी चाहिए होगी तो वो भी उपलब्ध करवा रहे हैं और विदेशी वैक्सीन को भी अब देश में लगने की अनुमति दे दी गई है। इससे मुझे लगता है किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जिला हमीरपुर के सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने खोखा धारकों के लिए 62 लाख की लागत से निर्मित पक्की दुकानों का लोकार्पण किया। सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के 1 दिवसीय दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री ने अंबेडकर जयंती के कार्यक्रम में भी भाग लिया और सुजानपुर सैनिक स्कूल में चल रही विभिन्न गतिविधियों की विस्तृत जानकारी भी प्रशासन से ली। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सुजानपुर में नवनिर्मित दुकानों के लिए खोखा धारकों को बधाई देते हुए कहा कि एसजेवीएन ने रिकॉर्ड 5 महीने और 6 दिन में पक्की दुकानों का निर्माण कर सुजानपुर में खोखा धारकों की वर्षों पुरानी मांग को पूरा किया है। उन्होंने कांग्रेस के विधायक राजेंद्र राणा पर तंज कसते हुए कहा कि पूर्व में खोखा धारकों के साथ विश्वासघात किया गया है, लेकिन अब उनका सपना पूरा हुआ है। हमने 6 महीने पहले ये कहा था कि 6 महीने के अंदर यहाँ पर जो हमारे खोखे वाले भाई और बहन हैं उनकी मांग को पूरा करेंगे, सुंदर बढ़िया दुकानें बनाकर उनको देंगे। और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि एसजेवीएनएल ने 5 महीने 6 दिन के अंदर, यानी कि 6 महीने पूरे होने से भी लगभग 1 महीना पहले ये सारे दुकानों को निर्माण करके आज हम अपने उन भाई और बहनों की उस मांग को पूरा करने वाले हैं जिन्होंने उम्मीद ही छोड़ दी थी। उनकी उम्मीद को भी पूरा किया और नवरात्रों के दिनों में
ये दिया है, तो इससे बड़ी खुशी की बात त्यौहार के समय इस पुण्य कार्य के कारण यहाँ के लोगों के जीवन में खुशहाली भी आएगी और कामकाज भी बढ़ेगा और सुजानपुर शहर को भी इसका लाभ मिलेगा। कोरोना के बढ़ते मामलों और लॉकडाउन के मुद्दे पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश की आर्थिकी के लिए लॉकडाउन घातक होता है और लोगों को चाहिए कि सरकार द्वारा दिए जा रहे दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करें। उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि देश के कई हिस्सों में अब नौजवानों के साथ साथ छोटे बच्चों में भी संक्रमण के लक्षण पाए जा रहे हैं, जो कि चिंताजनक है। देश के कई राज्यों से कोरोना वैक्सीन की कम सप्लाई के मुद्दे पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार ने हर राज्य को पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन भेजी है और केंद्र सरकार ने 2 स्वदेशी वैक्सीन के अलावा अब बाहरी वैक्सीन को भी मंजूरी प्रदान की है ताकि लोगों को इसका लाभ मिल सके। वहीं उन्होंने राज्य सरकारों से कोविड वैक्सीनेशन पर राजनीति न करने की बात भी कही। देखिए, लॉकडाउन लगना अर्थव्यवस्था के लिए बहुत घातक होता है, क्योंकि लोगों को अपनी दुकानें, व्यापार सब बंद करना पड़ता है। इसलिए समाज, सरकार और देश के हित में यही है कि लोग 2 गज की दूरी बनाकर रखें, मास्क पहनकर रखें, हाथों की निरंतर सफाई करते रहें और अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं, इम्यूनिटी लेवल को बढ़ाएं। और जिनको टीका की सुविधा मिली है टीकाकरण के लिए 45 साल से ज़्यादा हैं, वो अपना टीकाकरण भी जल्द से जल्द करवाएं। टीकाकरण करवाने के बाद भी वो अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए मास्क अवश्य पहने, क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जहां पर नौजवानों को भी बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव केसेस हुए हैं। ये अपने आप दिखाता है कि अब उम्र कुछ नहीं, बच्चों को भी, नौजवानों को भी हो रहा है। इसलिए जो खुले में बाज़ारों में घूम रहे हैं, जिनकी ज़रूरत है वो तो आएँ, मास्क पहन कर आएँ, लेकिन जिसको ज़रूरत नहीं है वो केवल वैसे घूमने ना आए, इससे वो देश का नुकसान करेंगे। पंजाब के रियल एस्टेट डेवलपर्स मोतिया ग्रुप ने जीरकपुर में एक प्रीमियम हाउसिंग प्रोजेक्ट मोतियाज हार्मनी ग्रीन्स के लॉन्च की घोषणा की है। यह प्रोजेक्ट 7 एकड़ में फैला हुआ है, जो 3 साल में पूरा किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट में 195 स्क्वायर यार्ड से 337 स्क्वायर यार्ड के भिन्न आकार में शानदार गुणवत्ता के साथ 3 BHK, 3+1 BHK और 5+1 BHK के यूनिट उपलब्ध होंगे। वहीं यूनिट्स की शुरुआती कीमत 58 लाख रुपए होगी। मोतिया ग्रुप के निदेशक LC मित्तल ने शिमला में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि NRI के लिए चंडीगढ़ के नक्शे पर एयरपोर्ट रोड के पास जीरकपुर में प्रॉपर्टियों में उन्हें अपने निवेश पर हाई रिटर्न की उम्मीद करने का अवसर प्रदान किया है। मोतिया ग्रुप के डायरेक्टर LC मित्तल ने बताया कि NRI के लिए चंडीगढ़ के नक्शे पर एयरपोर्ट रोड के पास जीरकपुर में प्रॉपर्टियों में उन्हें अपने निवेश पर हाई रिटर्न की उम्मीद करने का अवसर मिला है। इनमें प्रमुख स्थानों, आसपास के पर्यटकों के आकर्षण और उच्च गुणवत्ता की उत्कृष्ट पहुंच है, जिससे यह खरीदने, निवेश करने के लिए एक लोकप्रिय स्थान है। LC मित्तल शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी निवेश सुरक्षित है, क्योंकि आप अपनी पूंजी पर सुनिश्चित लाभ प्राप्त करेंगे, चाहे ये किराए या निवेश लाभ द्वारा हो। उन्होंने कहा कि कम समय में 10% से 12% के बीच कैपिटल की बढ़ोतरी की उम्मीदें हैं। लो राइज प्रोजेक्ट लिफ्ट के साथ S+4 कंसेप्ट भूकंप प्रतिरोधी RCC संरचना के साथ विकसित किया जाना है, जिसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग, अच्छी तरह से ढकी हुई पार्किंग, परिसर के भीतर बच्चों के लिए खेलने का मैदान और जॉगिंग ट्रैक, परिसर के भीतर कॉमर्शियल आर्केड, 64 फीट चौड़ी इंटरनल सड़कें, फ्री क्लब हाउस, ओपन जिम्नेजियम, इंटरकॉम की सुविधा और 24 घंटे 7 दिन पावर बैकअप शामिल है। पहले चरण में ग्रुप कुल 272 यूनिट्स में से 72 यूनिट्स को डिलीवर करेगा। शहर की अधिकांश जरूरतें प्रोजेक्ट से थोड़ी दूरी पर है। वास्तव में ये क्षेत्र व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में कई विदेशी ब्रांड्स को देख रहा है। हिमाचली पॉपुलेशन को जिनको हमने अभी तक जिन्हें हम रीच आउट नहीं कर रहा है हमने अभी तक, वैसे हमारे पास हिमाचली ग्राहक बहुत ज़्यादा है। हमारे जो भी प्रोजेक्ट बिके हैं, काफ़ी हिमाचली पॉपुलेशन वहाँ पे रह रही है। लेकिन आज हम चाह रहे हैं कि एग्रेसिवली और अच्छे तरीके से पूरी हिमाचली पॉपुलेशन को रीच आउट करा जा सके, तो इसलिए आज हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। मोतिया हार्मनी ग्रीन्स जो हमारा नया प्रोजेक्ट है, वो एक लो राइज प्रोजेक्ट है और उसमें फैसिलिटीज़ आपको सारी जो आप सोच सकते हैं वो सारी मिल रही हैं। लो राइज से ही स्टार्ट करते हैं हम। जनरली हाई राइज बिल्डिंग में आपको लैंड का 5 से 6% शेयर मिलता है। जैसे एक 50 लाख की लैंड के ऊपर हमने 10-15 स्टोरी बना दी बिल्डिंग,
तो आपको 5-6% आपको लैंड शेयर मिलता है। इसमें क्योंकि ये स्टिल्ट +4 है, इसमें आपको 20% लैंड शेयर आपके नाम लिखा जाएगा कि आपका 20% जो भी एक रेजिडेंट होगा, जो एक फ्लैट ओनर होगा, उसे रजिस्ट्री में 20% लैंड शेयर मिलेगा। तो ये लो राइज है विद ऑल द हाई एंड एमिनिटीज़। फ्री क्लब हाउस है, 24/7 एम्बुलेंस सर्विस है, मल्टी टायर सिक्योरिटी सिस्टम है, फिर ऐप बेस्ड सिक्योरिटी है, और आप सोच लें फ्री मेडिटेशन सेंटर वहाँ पे हम ब्रह्म कुमारीज़ के द्वारा स्थापित कर रहे हैं। आप क्लब हाउस है, जैसे मैंने बताया 2500 स्क्वायर फीट में क्लब हाउस है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और जो अंदर वाली रोड्स हैं वो मिनिमम 40 फीट से लेके 64 फुट तक की रोड्स हैं। वो इतनी खुली रोड्स कहीं भी आपको ट्राई सिटी में किसी भी और प्रोजेक्ट पे अभी तक फ़िलहाल नहीं है। समझिए हमारा प्रोजेक्ट आज की घड़ी तो कालका शिमला हाईवे से 5 से 7 मिनट की दूरी पर है, पर जैसे ही PR7 रोड हमारे प्रोजेक्ट के पीछे से निकलती है तो मात्र 2 से 3 मिनट की दूरी पर कालका शिमला हाईवे रह जाएगा। और सारा जो ग्रीन एनवायरनमेंट आपको वहाँ मिल रहा है, 300 एकड़ का 7 एकड़ के प्रोजेक्ट और पीछे 300 एकड़ का फॉरेस्ट लैंड जो मिल रहा है आपको, तो आप जैसे सारे हिमाचल कुछ चुनिंदा स्टेट्स में से एक स्टेट है जिसमें 33% फॉरेस्ट कवर ज़्यादा ही जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो मीट हुई है। तो वैसा ही इन्वायरमेंट आपको हमारे प्रोजेक्ट पे मिलेगा। हिमाचल प्रदेश की विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में चैत्र नवरात्रि के उपलक्ष्य पर श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। हालांकि कोरोना महामारी के कारण कम श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। श्री नैना देवी पहुंचने पर श्रद्धालुओं की स्कैनिंग की जा रही है। स्कैनिंग और सैनिटाइजेशन के बाद ही श्रद्धालुओं को मंदिर भेजा जा रहा है। चैत्र नवरात्रों के चलते प्रदेश के सभी शक्तिपीठों में लोग शक्ति स्वरूपा मां भगवती के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं मंदिर कमेटियों और सुरक्षा कर्मचारियों द्वारा श्रद्धालुओं से कोरोना नियमों का भी पालन करवाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में दूसरे नवरात्र के उपलक्ष्य पर भी श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। कोरोना महामारी के कारण श्री नैना देवी मंदिर में श्रद्धालु कम संख्या में पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की संख्या कम होने के चलते दुकानदार एवं व्यापारी वर्ग के चेहरे पर परेशानी की लकीरें साफ नजर आ रही है। कोरोना नियमों के चलते पुलिस और प्रशासन के द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि हर श्रद्धालु मां के दरबार में मास्क लगाकर ही पहुंचे। नैना देवी के पूर्व विधायक रणधीर शर्मा ने सभी प्रदेशवासियों को नवरात्र की बधाई दी, साथ ही कामना की कि मां नैना देवी की कृपा सभी पर बनी रहे। वहीं उन्होंने श्रद्धालुओं से आग्रह किया कि धैर्य के साथ मां नैना देवी के दर्शन करें और कोरोना नियमों का पालन करें। मां नैना देवी जी से यही कामना करता हूं कि वो अपने समर्थ श्रद्धालुओं पर अपनी कृपा बनाए रखे, अपने आशीर्वाद बनाए रखे। और यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं से अपील करता हूँ कि जो सरकार ने, प्रशासन ने प्रबंध कर रखे हैं, कोरोना महामारी के दौरान जो बंदिशें लगा रखी हैं, जो प्रोटोकॉल तय किया है, चाहे वो मास्क लगाने का है, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग का है, उन सब का हम पालन करें ताकि कोरोना महामारी से जनता का बचाव हो सके और माँ नैना देवी के यहाँ आकर धैर्य के साथ, संयम के साथ माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। हिमाचल सरकार ने कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ रहे मामलों को ध्यान में रखते हुए अब 7 राज्यों के पर्यटकों को 16 अप्रैल से कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लाना जरूरी कर दिया है। प्रदेश की सीमा पर अन्य राज्यों से आने वाले पर्यटकों को नहीं रोका जाएगा, न ही किसी स्थान पर कोरोना संबंधी परीक्षण की व्यवस्था रहेगी। सरकार ने होटल मालिक या प्रबंधन को ही कोरोना संक्रमण से सर्वाधिक प्रभावित 7 राज्यों से आने वाले पर्यटकों की RT-PCR रिपोर्ट देखने के निर्देश जारी किए हैं, लेकिन होटलियर्स ने सरकार के इस फैसले पर असहमति जता दी है और रिपोर्ट चेक करने से मना कर दिया है। यही नहीं, सरकार के उस दावे को भी होटलियर्स ने इनकार किया है कि सरकार की होटलियर के साथ बैठक में इस तरह की SOP जारी की गई है। शिमला होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सूद ने कहा कि कोरोना के मामले बढ़ने से पर्यटन कारोबार पर काफी असर पड़ा है। सरकार ने अब कोविड रिपोर्ट जांचने का जिम्मा भी होटलियर्स पर थोपा है, जबकि होटलियर्स का काम केवल सर्व करना है और रिपोर्ट देखने का काम प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग का है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से उन्हें कोई भी इस तरह की SOP जारी नहीं की गई है और न ही कोई बैठक हुई है। उन्होंने कहा कि पहले ही पर्यटन कारोबार न के बराबर हो गया है और सरकार के इस फैसले से पर्यटक वैसे ही प्रदेश में नहीं आएंगे, जबकि यह पीक सीजन माना जाता है और गर्मियों में काफी तादाद में पर्यटक शिमला घूमने आते हैं। लास्ट ईयर की तरह इस साल भी हमारा
काफ़ी नुकसान हमने झेला है और मेरे को लग रहा है बहुत मुसीबत की घड़ी आने वाली है। अभी हम लोग रिवाइव करने की कोशिश ही कर रहे थे और ये कोरोना का विस्फोट हुआ है और मुझे लगता नहीं कि ये बहुत पॉजिटिव साइन है हमारी टूरिज्म के लिए। वहीं शिमला व्यापार मंडल ने भी सरकार के इस फैसले का विरोध जताया है और सरकार को इस फैसले पर पुनः विचार करने का आग्रह किया है। व्यापार मंडल के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह ने कहा कि कोरोना के मामले बढ़ना चिंता का विषय है। होटल कारोबारी पहले ही कारोबार न होने से परेशान है। शिमला में पर्यटकों की आमद कम हो गई है और सरकार ने पर्यटकों को कोविड रिपोर्ट लाने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में पर्यटक शिमला नहीं आ रहा है, जिससे शहर के कारोबारी भी हताश है और सरकार ने जो होटलियर्स को रिपोर्ट जांचने के निर्देश दिए हैं उस पर पुनः विचार करना चाहिए। व्यापार जो है हमारा बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ, क्योंकि स्पेशली जो हमारा होटलियर्स भाई हैं, क्योंकि ये जो अभी समय है ये बिल्कुल हमारा होटल जो है पूरे पैक्ड रहते हैं और इससे सिर्फ होटल को ही रोज़गार नहीं मिलता। जैसे टूरिस्ट जब हमारे प्रदेश में एंट्री करता है, परमाणु से ऊपर जितने भी हमारे रोड साइड पे जो ढाबाज हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, उन सबको रोज़गार मिलता है और सेम समय पे हमारे ट्रैवल एजेंट्स हैं, कुलीज़ हैं हमारे, और जिस तरह की ये छोटे छोटे हमारे घोड़े वाले हैं, सबको यहाँ से रोज़गार मिलता है। और अचानक से जिस तरह ये महामारी बढ़ी है वो तो बिल्कुल चिंता का विषय है, लेकिन उसके ऊपर एक जो बड़ी स्टेटमेंट सरकार की तरफ से सामने आई है वो ये है कि जो होटलियर्स हैं उनके ऊपर ये जिम्मेवारी सौंप दी गई है, क्योंकि अब होटलियर एक तरफ तो पहले परेशान हैं, वो कम एम्प्लॉयज़ के साथ काम कर रहे हैं, ऊपर उनको ये भी देखना है कि वो जो हमारे होटल में आके ठहरा है कि वो एंट्री लेके आए हैं। इनिशियली जब पिछली बार इस तरह का किया गया था तो बैरियल पे स्पेशली चेकिंग होती थी, तो जो सरकार का डंडा है उसके से ऑफकोर्स वो सब लोग डरते हैं। अब जब इस तरह से कर दिया गया तो मुझे लगा कि बहुत ही कैजुअल एटीट्यूड है सरकार का, और होटलियर्स के ऊपर डालना तो मतलब मुझे लगता है कि बहुत ही बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि यहाँ हमारे होटलियर्स भाई अपना कारोबार से पहले परेशान है, वो अब इस तरह का देखेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत ही ये जो निर्णय है ठीक नहीं है। इसको सरकार को इसके ऊपर पुनर्विचार करना चाहिए। वहीं उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने 7 राज्य जहां कोरोना के सबसे ज्यादा मामले हैं वहां से आने वाले पर्यटकों को नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य कर दिया है और होटल वाले ही उस रिपोर्ट की जांच करेंगे। वहीं जिला प्रशासन भी समय समय पर होटलों में जाकर चेकिंग करेगा। तो गवर्नमेंट ने ये निर्देश दिए कि इन 7 स्टेट से जो लोग आएंगे यहाँ पे टूरिज्म पर्पज के लिए, तो सरकार ने ये हिदायत दी है कि ये लोग जो है RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट लाएं, जो कि 72 घंटे से पुरानी नहीं होनी चाहिए। तो अभी जो है इसकी व्यवस्था जो ये की गई है कि इसमें ये होटल जिस होटल में वो जाएंगे वहाँ वो चेक किया जाएगा। उसके अलावा जो है ये जो है स्थानीय प्रशासन भी जो है उसको जाके चेक कर सकता है, और कहीं ऐसा कोई मामला आता है तो डेफिनेटली जो है उस पर नियम अनुसार फिर उस पर कार्रवाई की जाएगी। राजधानी शिमला में जल संकट को देखते हुए SJPNL अब हरकत में आ चुका है। शहर में पानी की बर्बादी को रोकने के लिए जल निगम द्वारा सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। अगर शहर में लोग पानी की बर्बादी करते हुए पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ SJPNL कार्रवाई करेगा। वहीं अगर टंकियां ओवरफ्लो होते हैं तो भी लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। जल निगम द्वारा बनाए गए इस प्लान में लोगों का भी सहयोग मांगा जा रहा है। शहर में टंकियां ओवरफ्लो होने और पेयजल लाइनों में लीकेज संबंधी शिकायतों को सुनने के लिए कंपनी ने 9 कंट्रोल रूम भी बना दिए हैं। पेयजल कंपनी के AGM हरमेश भाटिया ने कहा कि पानी की बर्बादी रोकने के लिए शहरवासियों का सहयोग अहम है। उन्होंने कहा कि जो भी शिकायतें मिलेंगी उन्हें गंभीरता से तुरंत दूर किया जाएगा। शहर में इन शिकायतों के लिए संचौली, छोटा शिमला, चौड़ा मैदान, सेंट्रल जोन, न्यू शिमला, लक्कड़ बाजार स्थित जोन कार्यालय में कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। वहीं कनिष्ठ अभियंता इन कंट्रोल रूम में आने वाली पेयजल शिकायतों का समाधान करेंगे। उन्होंने कहा कि मेन लाइनों में होने वाली लीकेज के लिए ढली, गिरी और गुमा में भी कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। जल संकट की ओर बढ़ रहा शिमला शहर इन दिनों पानी की किल्लत से जूझ रहा है। शहर में आए दिन पानी की सप्लाई प्रभावित हो रही है। ऐसे में अब जल निगम ने पानी की बर्बादी रोकने का फैसला लिया है। वहीं अगर लोग पानी की बर्बादी करते हुए पाए जाते हैं तो उनके कनेक्शन भी काट दिए जाएंगे। इसके लिए कंपनी ने शहर की जनता से आग्रह किया है कि अगर उनके क्षेत्र में पानी की इस तरह बर्बादी हो रही है तो जनता सामने आए और ऐसे लोगों की शिकायत कंपनी को दे। SJPNL ने खास तौर पर लोगों से अपील की है कि टंकियों को ओवरफ्लो ना होने दे और जितना हो सके पानी की बचत करें। सर, जो पानी इस वक्त जो हमें मिल रहा है वो मतलब 30 mld के आसपास तो है ही, लेकिन उसमें सुधार लाने के लिए थोड़ा सा जो शॉर्टफॉल चल रहा है वो पिछले 4-5 दिन से हम लोग अपने जितने भी हमारे वाटर सोर्स हैं उनकी सफाई
और जो स्ट्रक्चर्स हैं उनकी सफाई, जैसे हमने सबसे पहले गिरी की सफाई की, फिर उसके बाद गुम्मा की सफाई की। तो पिछले कल हम लोगों ने जो चाबा, जो हमारी मेन बैकअप स्कीम है, उसकी सफाई चल रही थी, जो कि कल शाम को पूरी हो गई है। तो उससे कल पानी के बढ़ने के आसार हैं। ऐसा कोई बहुत बड़ा पानी का शॉर्टफॉल नहीं है। तो जो बैकअप स्कीम है वो भी हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है, मतलब सफाई करके या पूरी बिल्कुल रेडी मोड में है। की बर्बादी को रोकने के लिए आम जनता का सहयोग मांगा गया है, जिसमें कि हमने रिज पे कंट्रोल रूम में कुछ नंबर्स प्रेस के माध्यम से दिए हैं और वार्ड वाइज जो हमारे ऑफिस हैं और कनिष्ठ अभियंता जितने भी हैं उनके नंबर्स डिस्प्ले किए गए हैं, ताकि जो पानी की सप्लाई के दौरान जो टंकियां ओवरफ्लो होती हैं तो आम जनता से सहयोग की अपील की गई है कि वो हमें उसकी जानकारी दें, ताकि ऐसे पानी की बर्बादी को रोका जा सके। और पानी की बर्बादी रुकेगी तो बचा हुआ पानी आम जनता के काम ही आएगा। तो जो शॉर्टेज चल रही है, जब लोगों को जो पानी में कहीं ना कहीं स्लिप आ जाता है, तो वो शायद काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। शिमला स्थित कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में भी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बाबा साहेब अंबेडकर के चित्र पर पुष्प अर्पित कर देश के लिए दिए गए उनके बलिदान को याद किया। इस मौके पर शिमला शहरी कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जितेंद्र चौधरी ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने न केवल भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया, बल्कि गरीब, अनुसूचित जाति और समाज के अन्य पिछड़े वर्गों के विभिन्न मुद्दों को भी उठाया। आज बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती थी। उस अवसर पर हम जितने भी कांग्रेस जन हैं उनकी जयंती के मौके पर हमने पुष्पांजलि की। आपको पता है, इतिहास की आपको जानकारी है कि बाबा साहब का जो योगदान रहा है इस मुल्क के लिए, जो उन्होंने संविधान बनाया है हमारा, वो बहुत बड़ी बात है और जो ना भूलने वाली बात है। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य पर भाजपा महिला मोर्चा एवं भाजपा शिमला मंडल द्वारा आयोजित दीपोत्सव कार्यक्रम में भाग लिया और दीप प्रज्वलित किया। उन्होंने कहा कि भारत एक प्राचीन देश है और भारत का असली संवत ही विक्रमी संवत है और सभी को हिंदू नववर्ष मनाना चाहिए। देश भर में अलग अलग तरीकों से विक्रमी संवत हिंदू नववर्ष मनाया गया। शिमला के रिज मैदान पर भी हिंदू नववर्ष के मौके पर भाजपा महिला मोर्चा एवं भाजपा शिमला मंडल द्वारा दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज मुख्य रूप से पहुंचे और दीप प्रज्वलित किया। उन्होंने कहा कि भारत एक प्राचीन देश है और भारत का असली संवत ही विक्रमी संवत है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी जन्म दिवस है, जिनकी बदौलत संविधान के तहत देश जिंदा है। समाज से प्रताड़ित और शोषित होने के बावजूद भी वे अपनी संस्कृति से विमुख नहीं हुए। भारत एक प्राचीन देश है। यहाँ पर जो है वो गणना जो है वो अरबों वर्ष की है। जब से जो है ये दुनिया चल रही है तब से लेकर के है। संवत्सर उस वक्त से मनाया जाता है और विशेष रूप से विक्रमादित्य द्वारा जो है वो जो संवत चलाया गया, वो सारे देश भर में जो है वो बहुत माना जाने वाला और महत्वपूर्ण जो है, और वो एक साइंटिफिक आधार पर बना हुआ संवत भी। वो केवल जो है वो गणना के लिए नहीं, वरन बैसाखी का दिन होता है या मार्च अप्रैल का समय होता है, फसलों का समय होता है, बसंत ऋतु का समय होता है, वहाँ से गणना जो है वो वर्ष की होती है। तो इसलिए भारत का जो असली यहाँ पर संवत है वो विक्रमी संवत है और विक्रमी संवत को जो है यहाँ पर मनाया जाता है। लेकिन हम उसको घरों तक सीमित रखते हैं। बाहर जो है वो हम केवल मात्र ईसा संवत जो मनाते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे नेताओं द्वारा, हमारे जो मनीषी हैं, हमारा जो पूरा परिवार है भारतीय संस्कृति को मानने वाला, उन्होंने जो है ये सबका आह्वान किया कि जिस प्रकार से ईसा सन पर जो है वो आप बाहर लाते हैं, उस पर में हम अपने इस माटी का, इस भारत माता का जो है वंदन करें और इस संवत का जो है वो हम प्रारंभ जो है वो वंदन के साथ करें। इसलिए ये जो घी के दीपक जला रहे हैं ये उसी उपलक्ष्य में है।
राजधानी शिमला को स्मार्ट बनाने के लिए नगर निगम द्वारा पूरे शहर में विभिन्न विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। संजौली वार्ड में भी स्मार्ट सिटी और अमृत मिशन के तहत विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने इन कार्यों का निरीक्षण किया। इस अवसर पर नगर निगम महापौर सत्ता कौंडल भी मौजूद रही। महापौर ने कहा कि संजौली वार्ड में 2 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से फुट ओवर ब्रिज बनाया जाएगा, जिसका कार्य 1 हफ्ते में शुरू कर दिया जाएगा। महापौर ने वार्ड की डिस्पेंसरी के जीर्णोद्धार के लिए शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज का धन्यवाद किया। 2 करोड़ 25 लाख की लागत से एक और ब्रिज भी बनने जा रहा है, जिसकी यहाँ पे चार जगह लैंडिंग होगी। मैं समझती हूँ कि इसका कार्य भी 3-4 दिन में शुरू होने वाला है, क्योंकि इस यहाँ पे पाइपें थी और बिजली की जो तारें थी वो यहाँ बदलनी थी, वो हमने बदलवा भी है और 2-4 दिन में ये काम भी बहुत शुरू हो जाएगा। आपने देखा होगा संजौली चौक बड़ा कंजस्टेड है। यहाँ पे जो है नगर निगम की कुछ दुकानें हैं, इसके लिए भी हमने स्मार्ट सिटी में तो बहुत पुरानी बिल्डिंग है, उनको भी हम डिसमेंटल करके यहाँ एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स बन रहा है। ये कॉम्प्लेक्स 3.5 करोड़ की लागत से है और इसका काम भी बहुत अच्छा हो जाएगा। नगर निगम की तरफ से भी मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि पूरे शहर में हमारे अर्बन डेवलपमेंट बहुत काम कर रहे हैं और हमारी एक पूरी टीम है, जितनी नगर निगम के पार्षद हैं, हम सब मिलकर काम करते हैं और मंत्री जी की गाइडेंस के आधार पर पूरे शहर का जो है नवीनीकरण हो रहा है। अखिल भारतीय वाल्मीकि विकास परिषद ने शिमला के ज्ञान में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया। अखिल भारतीय वाल्मीकि विकास परिषद शिमला इकाई के अध्यक्ष अनिल कुमार ने कहा कि आज दलित समुदाय को जो अधिकार मिले हैं, ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की ही देन है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने लोगों को सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए निर्बाध रूप से काम किया और गरीबों, शोषितों और निम्न वर्ग के उत्थान के लिए अपना जीवन समर्पित किया। अंबेडकर जी की जन्म तिथि है और जैसे कोरोना काल आजकल चल रहा है, तो उसके तहत हमने ज़्यादा बड़ा मतलब इस प्रोग्राम को ना करते हुए एक छोटा सा प्रोग्राम हमने यहाँ पर आज विज्ञान में रखा है और सरकार के जो भी दिशा निर्देश हमें जो कोरोना के तहत मिले हैं, हमने उसकी पालना की है। और मैं सभी देशवासियों से और देश के अपने दलित भाइयों से सबसे ये निवेदन करता हूँ, जो बाबा साहब ने हमें ये संविधान दिया है और जो उनकी जीवनी है, हम उन पे चलें और हर घर में शिक्षित हो। जैसे बाबा साहब जी का 3 वो थे कि हर आदमी सशक्त बने, शिक्षित बने और एकत्रित रहे। तो मैं सभी से ये चाहूँगा कि इस शिक्षा जो बाबा साहब जी ने हमें दी है, उसके हम अनुसरण करें। मूर्तिकार पिता के हुनर को संजोए रखने के लिए हिमाचल प्रदेश की चंबा की बिटिया ने जिम्मेवारी उठाई है। करीब 25 दिनों में मां काली की मूर्ति तैयार करती है। इसे मां ज्वाला मंदिर से सुल्तानपुर वार्ड के माई का बाग मोहल्ला में माता की जोत के साथ रखा जाएगा। जिला मुख्यालय के साथ चंबीशनी मोहल्ला निवासी 37 वर्षीय लता ने बताया कि उसने मां काली की मूर्ति बनाने के लिए पराली, लाल मिट्टी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, कच्ची रस्सी और मलमल के कपड़े का इस्तेमाल किया है। अलग अलग रंगों में मां काली की मूर्ति को सजाया गया है। पिता के हुनर को जिंदा रखने के लिए चंबा की एक बेटी ने बीड़ा उठाया है। चमेशनी मोहल्ले की रहने वाली लता के पिता पूर्णचंद का निधन 4 वर्ष पहले हो गया था। उनके पिता पूर्णचंद मूर्तिकला के बेहतरीन कारीगर थे। लता ने पिता के मूर्तिकला के हुनर को जिंदा रखने की सोच को लेकर ये काम शुरू किया है। लता ने इस वर्ष भी काली माता की मूर्ति बनाकर पिता की कला को संजोए रखने का कार्य शुरू कर दिया है। काली माता की मूर्ति को मां ज्वालाजी मंदिर से सुल्तानपुर वार्ड के माई का बाग मोहल्ला में लाई गई माता की ज्योत के साथ रखा जाएगा। 37 वर्षीय लता ने बताया कि उसने मां काली की मूर्ति को बनाने में पराली, लाल मिट्टी, गुरिंटी, प्लास्टर ऑफ पेरिस और कच्ची रस्सी, मलमल का कपड़ा, अलग अलग रंगों का प्रयोग करते हुए करीबन 20 से 25 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद मूर्ति को तैयार किया है। लता ने पिछले वर्ष कोरोना काल के दौरान श्री राम लीला क्लब चंबा के लिए रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले भी बनाए थे। लता का कहना है कि उनके पिता श्री राम लीला क्लब चंबा के बहुत पुराने सदस्य थे और क्लब के साथ लगभग 40 से 45 वर्षों से जुड़े हुए थे। हालांकि कई बार लोग लता के पास आकर मूर्ति बनाने के लिए आग्रह भी करते थे। ये मूर्ति जो मैंने नवरात्रे के लिए बनाई है, ये मूर्ति पहले मेरे पिताजी बनाते थे, जिनका नाम था श्री पूर्णचंद फोटोग्राफर।
वो जब बनाते थे मूर्ति तो मैं उनको बचपन से देखती थी। उन्होंने 20-25 साल तक ये काम किया और ये काम उन्होंने रामलीला क्लब में जो नवरात्रे होते हैं उसमें जो कलकत्ता से जो एक आते थे उनसे सीखा। और जब मेरे पापा ने वो काम सीखा तो जब हमारे यहाँ पे ज्वाला माता की जोत आती थी नवरात्रों में, तब उनके लिए मेरे पिताजी मोहल्ला जुलाकड़ी और मोहल्ला सुल्तानपुर के लिए ये जो मतलब मूर्ति बना कर दिया करते थे। तो उन्होंने 20-25 साल ये मूर्ति उनको बना कर दी। जब मेरे पिताजी ये मूर्ति बनाते थे तो मैं उनको काम करते हुए देखती थी और मुझे भी लगता था कि कभी ऐसा भी वक्त आएगा कि मैं भी बना सकूंगी, पर वो मुझे देखने में और करने में टफ लगता था, लेकिन फिर भी मैं उनके साथ हेल्प करती थी। पर जब 2017 में मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई तो 18 और 19 में हमारे घर से ये मूर्ति नहीं गई। जब ये नहीं गई तो मैंने अपनी फैमिली के साथ डिस्कशन किया और बात की कि भाई हर साल हमारे घर से मूर्ति जाती थी और ये 2 सालों से नहीं जा रही है, तो मुझे भी इसलिए इस अंदर से ये आवाज़ आई कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। ये काम मैंने पैसे के लिए नहीं, अपने पिताजी के नाम को बनाने के लिए किया। और जब सुल्तानपुरा मोहल्ला वालों ने मेरे ऊपर ट्रस्ट करके मुझे बोला कि अगर आप भाई ये मूर्ति बना सकते हो तो हमें बड़ी खुशी होगी, तब उन लोगों ने मेरे ऊपर ट्रस्ट दिखाया और मेरी फैमिली ने भी मेरे ऊपर ट्रस्ट दिखाया। तो मैंने भी हौसला किया और मैंने 2020 में ये मूर्ति बनाई। जब मैंने ये 2020 में ये मूर्ति बनाई तो सभी ने मुझे अप्रिशिएट किया और इस साल 2021 में भी मैंने ये मूर्ति बनाई। ये जो मैंने नवरात्रे के लिए मूर्ति बनाई है इसके लिए मैंने पैसे नहीं लिए हैं और मैं चाहती हूँ जब तक मैं हूँ तब तक मैं ये काम आगे तक करती रहूँ। जिला बिलासपुर की उप तहसील नमहोल के अंतर्गत आने वाले डाबर दियोथ सड़क की खस्ता हालत से लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि जिला मुख्यालय और नमहोल दियोथ जाने के लिए सड़क पर गड्ढों की वजह से काफी परेशानियां हो रही है। यहां तक कि पैदल चलना भी काफी मुश्किल हो गया है। ग्रामीणों ने बताया कि सड़क मार्ग की खस्ता हालत के कारण उनके वाहनों को भी काफी नुकसान हो रहा है। ग्रामीणों ने लोक निर्माण विभाग और जिला प्रशासन से सड़क की दशा सुधारने की मांग की है। नमहोल में खस्ता सड़क होने के कारण स्थानीय लोगों को विभिन्न परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क मार्ग पर जहां पैदल चलना मुश्किल है, वहीं 2 पहिया वाहन चलाना भी कोई खतरे से खाली नहीं है। लोगों ने बताया कि उन्हें जान जोखिम में डालकर इस सड़क मार्ग पर वाहन चलाने पड़ रहे हैं। गड्ढों की वजह से कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। ग्रामीणों ने लोक निर्माण विभाग और जिला प्रशासन से सड़क की दशा सुधारने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क की करीब 4 किलोमीटर तक खस्ता हालत है। इस सड़क मार्ग पर ये पता नहीं चल पाता है कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क। ग्रामीणों ने सड़क की खस्ता हालत को सुधारने की मांग उठाई है। अन्यथा बेबस होकर ग्रामीण जिला प्रशासन व लोक निर्माण विभाग का घेराव करेंगे। उन्होंने कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो पंचायत के लोगों के साथ मिलकर चक्का भी जाम किया जाएगा। जो यहाँ पे डाबर दियोथ रोड है, इसमें पिछले 2 वर्षों से सरकार और प्रशासन बहुत ही अनदेखी कर रहा है, क्योंकि हमारी जो सड़क है आज उसकी इतनी खस्ता हालत हो गई है कि उस पे व्हीकल चलाना तो दूर, पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। इतने बड़े बड़े खड्डे पड़े हुए हैं और वहाँ पे 2 व्हीकल जो 2 टायर वाला व्हीकल है वो चलाना तो मौत को दावत देने के बराबर है, क्योंकि वहाँ पे ये पता नहीं लगता कि सड़क है कि खड्डा है। और इसी सिलसिले में हमने 2 वर्ष पहले दियोथ में जनमंच में भी ये मुद्दा उठाया था, हमारे स्थानीय विधायक ने भी, लेकिन सरकार के कान में जूं तक नहीं रहेंगी। अब हम सरकार से ये आग्रह करते हैं कि अगर आपने जल्द से जल्द इस रोड की जो एक खस्ता हालत ठीक नहीं की, इसमें जो तारकोल वगैरह नहीं बिछाया और डंगे प्रॉपर नहीं लगाए, तो 15 या 20 दिनों के अंदर अंदर हम 2-3 पंचायतों के जो लोग हैं जिनको इस रोड से सुविधा है वो सारे इकट्ठा होकर प्रशासन का घेराव करेंगे, एक्शन ऑफिस का घेराव करेंगे और चक्का जाम की नौबत आए तो चक्का जाम भी करेंगे। सर क्या कहें, बहुत बुरे हाल है सड़क के काफ़ी टाइम से, और गाड़ियों के भी बुरे हाल हो गए। इसमें तो खड्डे खड्डे सारे रोड में पूरे में वहाँ तक पक्के, इसमें सारे में पूरे खड्डे हैं। कहते हैं कि गड्ढों को भरा जाए, इनमें तारकोल वगैरह डाली जाए ताकि कोई दुर्घटना से बचा जा सके। इस रोड को ठीक किया जाए। प्रशासन से हमारा अनुरोध है कि वो इस रोड की सुध लें
और इसको ठीक ढंग से यहाँ गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल है, इसलिए इस रोड को जल्दी से जल्दी इसकी देखभाल की जाए। जिला कांगड़ा के कड़वाल और जसूर क्षेत्र में ईंटों के अवैध कारोबार को लेकर डिप्टी कमिश्नर राज्य राजस्व एवं कराधान विभाग नूरपुर टिकम ठाकुर ने कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। बता दें कि इन क्षेत्रों में ईंटों का अवैध कारोबार बदस्तूर जारी है। जानकारी के अनुसार यहाँ कारोबारी बिना टैक्स के ईंटों की डंपिंग करते हैं और बिना टैक्स से ईंटें आगे सप्लाई की जाती है। यह कारोबार कोई आजकल में नहीं बल्कि कई सालों से फल फूल रहा है। कड़वाल क्षेत्र में आबकारी विभाग के सामने से गुजरते इन वाहनों को विभागीय अधिकारी आखिरकार क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं, यहाँ एक बड़ा प्रश्न है। इसके ऊपर मैं स्ट्रिक्टली एक्शन लूंगा और वहाँ के इंचार्ज को एक इंस्ट्रक्शन जारी करूंगा कि वो इसको तो रूटीन में चेक करते रहेंगे। जो भी डिफॉल्टर होगा उसके ऊपर जो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और मेरी तरफ से एक टीम बनाई जाएगी, स्पेशल टीम बनाई जाएगी जो कि इनको समय समय पर चेक करते रहेंगे। मतलब ब्रेक करके, ऐसे नहीं कि 24 घंटे लगे रहेंगे, कि मतलब ऑल ऑफ सडन करके हम वहाँ पे नाका लगाकर इनको चेक करते रहेंगे और जो भी पकड़ा जाएगा उसके ऊपर जो कानून के अनुसार कार्रवाई बनेगी उसका हम पक्का मतलब कि एक्शन देंगे। फिलहाल मैं अभी आया हूँ और आज ही मेरे संज्ञान में ये बात आई है। वैसे पहले तो टेलीफोनिकली 1-2 बार मेरे को किसी ने बताया था, मैंने टीम लगाई भी थी। तो इसका मतलब कि ये बहुत जोरों से चला हुआ है, तो मैं तो इसके ऊपर स्ट्रिक्टली एक्शन लूँगा। हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप की अध्यक्षता में उपायुक्त शिमला के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की नेता सुजाता मंडल खान द्वारा पश्चिम बंगाल के अनुसूचित जाति समुदाय के लोगों पर की गई अपमानजनक टिप्पणी को लेकर निंदा की। इस दौरान सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की नेता ने अनुसूचित जाति वर्ग के लिए भिखारी शब्द का प्रयोग किया है, जो निंदनीय है। इसके खिलाफ उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा गया है। उन्होंने कहा कि ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति से मांग की गई है कि अनुसूचित जाति वर्ग के विरुद्ध अपशब्द व अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने के लिए तृणमूल कांग्रेस के नेता के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाए, ताकि संविधान में निहित इस वर्ग के अधिकारियों की रक्षा हो सके और संविधान की गरिमा भी बनी रहे। पश्चिम बंगाल में संविधान की भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, वहाँ पर जंगल राज है और इस प्रकार की टिप्पणी करना अनुसूचित वर्ग के प्रति, जो कि समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और हमने आज जिलाधीश महोदय को भारतीय जनता पार्टी की ओर से ज्ञापन सौंपा है, जिसमें कि इसकी कड़ी निंदा हमने की है। साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी, जो कि हिमाचल प्रदेश में एक बहुत बड़ा दल, दूसरा सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, उनकी ओर से इस बयान के ऊपर चुप्पी साधना ये भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी का भी इस प्रकार का बयान आना और अनुसूचित जाति वर्ग का अपमान करना बहुत ही निंदनीय है और पूरे प्रदेश भर में हम सभी अपने जिलों के ऊपर राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन भेज रहे हैं और जो ये टीएमसी की एमपी हैं उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए और उसको इसकी सजा मिले, उसी को लेकर एक ज्ञापन आ जाए। हिमाचल खबरनामा के संग में इतना ही। नमस्कार।